प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, पहली स्टेटमेंट है, हाल ही में NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। विकल्प बी, यह देश में स्कूली शिक्षा को रैंक प्रदान करने वाला एक पहल, एक इनिशिएटिव है। विकल्प सी, NIRF में 5 मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। विकल्प डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो प्रश्न के संदर्भ में पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में बी विकल्प जो है वो असत्य है, क्योंकि ये जो है स्कूली शिक्षा के लिए जारी नहीं करके उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी किया जाता है। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए, हायर एजुकेशन के लिए ये जारी किया जाता है। इसकी व्याख्या पर हम बात करें, NIRF 2021 हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सितंबर 2015 से ये लगातार जारी हो रहा है। भारत में जितनी भी उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी रैंकिंग दिखाई जाती है बहुत सारे पैमानों के आधार पर। जैसे हम बात करें, 5 मापदंडों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है उच्च शिक्षण संस्थानों का। पहला आधार है शिक्षा और संसाधन। दूसरा है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास। तीसरा है स्नातक ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आता है वो। चौथा है आउटरीच और समावेशिता। पांचवा है अनुभूति के आधार पर। तो कुल 5 मापदंड है मूल्यांकन के उच्च शिक्षण संस्थानों के, उसके आधार पर इनकी रैंकिंग जारी की जाती है। कुल 11 श्रेणियों में ये रैंकिंग जारी की जाती है और पहले नंबर पर इस हिसाब से IIT मद्रास, दूसरे नंबर पर ISSC बेंगलुरु और तीसरे पर IIT बॉम्बे रही है। तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 में IIT मद्रास पहले नंबर पर रही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था या संस्था ब्रिक्स से, जो विभिन्न 5 देशों का संगठन है, ब्रिक्स से संबंधित है? एक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। 2 नंबर है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था CR है। 3 नंबर पर है SDR। तो कौन कौन सी व्यवस्था जो है वो ब्रिक्स से संबंधित है? न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है ब्रिक्स ने 2014 में की थी, फोर्टालेजा घोषणा पत्र के माध्यम से। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स के द्वारा स्थापित है। तो मतलब ये हुआ कि ब्रिक्स से ये संबंधित है। दूसरा है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था भी न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक तरलता की व्यवस्था है, लिक्विडिटी की व्यवस्था है, जो विभिन्न देशों के लिए, जो सदस्य देश हैं उनके लिए होती है। और तीसरा है SDR, और SDR जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित एक व्यवस्था है। तो विकल्प के हिसाब से हम देखें तो विकल्प पर 1 और 2 C नंबर विकल्प जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ब्रिक्स से संबंधित न्यू डेवलपमेंट बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था है। व्याख्या पर बात करें, ब्रिक्स की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि 13वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है, उसकी अध्यक्षता भारत अभी कर रहा है। 13वां शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ब्रिक्स जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं। 2001 में ब्रिक नाम की चर्चा की गई जिम ओ नील द्वारा। अर्थशास्त्री था एक जिम ओ नील। उसने एक कल्पना की कि दुनिया में आगे आने वाली व्यवस्था में जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था होगी, ब्रिक नाम से कुछ होगा, जिसमें ब्राजील होगी, रशिया होगा, इंडिया और चाइना होगा। फिर 2006 में अनौपचारिक बैठक होती है ब्रिक की, और एक तरीके से कह सकते हैं ब्रिक की अनौपचारिक स्थापना भी हो जाती है। उसके बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 में जुड़ता है और ब्रिक्स कहलाता है। और 13वां शिखर सम्मेलन की थीम की बात करें हम, ब्रिक्स एट द रेट 15 ईयर्स, 15वां साल बना रहा है ये। 2006 में इसकी स्थापना हुई, तो इस हिसाब से 15 साल हो गए। निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच में सहयोग, इसका थीम है। 2014 में जो फोर्टालेजा घोषणा पत्र, ब्राजील का एक शहर है फोर्टालेजा, उसका डिक्लेरेशन था, उसके आधार पर न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई। और ब्रिक्स की अगर महत्ता देखें, क्यों इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स दुनिया के लिए और भारत के लिए, तो वैश्विक आबादी का, कुल आबादी का 41% ब्रिक्स के देशों में है।
कुल जीडीपी का 24% जो है वो ब्रिक्स का है, और कुल ट्रेड व्यापार का 16% ब्रिक्स रखता है। तो इस हिसाब से इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ पॉलिटिकल कूटनीतिक महत्व भी ब्रिक्स रखता है। तो काफी महत्वपूर्ण चीज बनती है, प्रश्न बनने वाला है ब्रिक्स से। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दीपोर बील वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया है। यह वन्य जीव अभयारण्य कहां अवस्थित है? असम में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में या फिर तेलंगाना में? तो दीपोर बील जो है असम में अवस्थित है। असम में अवस्थित एक वन्य जीव अभयारण्य और एक झील भी है। दीपोर झील के बारे में बात करें तो असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित कर रखा है बर्ड लाइफ नामक संगठन ने इस एरिया को महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित कर रखा है। राज्य का, असम का एकमात्र ये रामसर साइट है। रामसर साइट है, यानी कि रामसर साइट कहने का मतलब है आर्द्र भूमि है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में अगर हम बात करें तो संरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्य के आसपास के 10 किलोमीटर का एरिया जो होता है वो इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आता है। और इको सेंसिटिव जोन को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भारत का पर्यावरण मंत्रालय उसको इको सेंसिटिव घोषित कर सकता है, अधिसूचित कर सकता है। दीपोर बील असम। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने आर्थिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल की घोषणा की है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और पाकिस्तान। तो चार विकल्प आधार पर हम देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान की अभी हम गतिविधियां देख रहे हैं, लेकिन आर्थिक आपातकाल लागू नहीं हुआ है, आर्थिक स्थिति जरूर खराब है। श्रीलंका, तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका में कोविड के कारण और बहुत सारे घरेलू राजनीति के कारण यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो काफी खराब स्थिति में चली गई है, और यहाँ मुद्रास्फीति की समस्या काफी कुछ बढ़ गई है। तो श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। और अगर हम भारतीय संविधान में देखें तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है, वो भी भारत में वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, और वित्तीय आपातकाल लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। भारत में राष्ट्रपति लगाता है अगर उसे लगता है कि भारत में वित्तीय अस्थिरता आ सकती है और वित्तीय संकट आ सकता है। और प्रैक्टिकल हम देखते हैं राष्ट्रपति किसकी, सरकार की सिफारिश पर, यानी कि मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ही ऐसा करता है। और वित्तीय आपातकाल के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करें, जैसे ही अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है, उसके बाद घोषणा के जारी होने के बाद संसद द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदन, 2 माह के भीतर क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना अति आवश्यक है। और अभी तक अनुच्छेद 360 का इस्तेमाल भारतवर्ष में नहीं किया गया है। तो वित्तीय आपातकाल लगा है अभी श्रीलंका में। पैरालंपिक 2021 में भारत के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। तो काफी बड़ा प्रश्न है ये। पैरालंपिक खिलाड़ियों के नाम है एक तरफ, दूसरी तरफ उनसे संबंधित खेल, और तीसरी तरफ उन्होंने जो प्रदर्शन किया, जो उनको पदक मिला है। तो सुमित अंटिल जेवलिन थ्रो स्वर्ण पदक, प्रमोद भगत का संबंध बैडमिंटन से है रजत पदक, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है स्वर्ण पदक, और अवनी लेखेरा का संबंध शूटिंग से है, स्वर्ण पदक जीता है। मनीष नरवाल का संबंध तीरंदाजी से, और इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो प्रश्न पूछा गया है, विचार करना है पैरालंपिक 2021 के संदर्भ में इन सभी तथ्यों के बारे में, और उसके बाद उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो युग्म सही सुमेलित नहीं है उसके हिसाब से हमें विकल्प का चयन करना है, हमें उत्तर देना है। तो बात करें हम, ये पांचों जो खिलाड़ी हैं इन्होंने पैरालंपिक में भारत को गौरवान्वित किया, गोल्ड मेडल जीता, स्वर्ण पदक जीता। तो इसमें 2 नंबर प्रमोद भगत बैडमिंटन जो है इसमें लिखा हुआ है रजत पदक जीता। तो ये युग्म गलत है, 2 नंबर युग्म गलत है। अगर 2 नंबर युग्म को देखें तो 1, 5 सी गलत हो गया, ठीक है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित है, तो उपयुक्त सभी सही सुमेलित नहीं। अब 2 विकल्प हमारे सामने बचते हैं, और हम फिर इसमें नजर दौड़ाएं तो मनीष नरवाल जो है तीरंदाजी से संबंध नहीं रखते हुए शूटिंग से रखते हैं, निशानेबाजी से रखते हैं, और निशानेबाजी में इन्होंने 50 मीटर की जो स्पर्धा है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो इस हिसाब से जो गलत युग्म है, विकल्प 2, केवल 2 और 5 रजत पदक ना होकर स्वर्ण पदक है,
और तीरंदाजी मनीष नरवाल का संबंध शूटिंग निशानेबाजी से है, और बाकी सभी जो युग्म है वो सही सुमेलित है। इन पांचों खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता है अपने अपने खेल में। और हम देखते हैं कि 2 गोल्ड मेडल बैडमिंटन से आए, 2 ही गोल्ड मेडल शूटिंग निशानेबाजी से आए, और 1 गोल्ड मेडल जो है जेवलिन से आया। तो कुल मिला के 5 गोल्ड मेडल भारत को प्राप्त हुए। कभी कभार समाचारों में आने वाली 9/11 की घटना संबंधित है। तो 9/11 भी इसे कहते हैं। 9/11 की घटना किससे संबंधित है? 9/11 की घटना किससे संबंधित है? विकल्प को हम पढ़ते हैं। जापान में परमाणु हमले से, अमेरिका में आतंकवादी हमले से, चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना से, या फिर फुकुशिमा परमाणु संयंत्र विस्फोट से। तो 9/11 की जो घटना है, अमेरिका में जो आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका के पेंटागन में और न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सिटी में, उससे संबंधित है। और आज उसको 20 साल हो गए उस घटना को। 11 सितंबर 2021 को 9/11 की घटना को, आतंकवादी जो हमला हुआ था उसको 20 साल हो चुके हैं, ठीक है, उससे संबंधित है। और अगर हम इस घटना पर बात करें 2001 में 11 सितंबर 2001 में आतंकवादी हमला किया जाता है अल कायदा नामक आतंकवादी संगठन के, और जिसका जो सरगना होता है ओसामा बिन लादेन होता है। और जैसे ही ये हमला होता है, 9/11 की घटना होती है, अमेरिका के दृष्टिकोण में एक बड़ा परिवर्तन आता है, उसकी विदेश नीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, एक आमूलचूल परिवर्तन आता है। अब वो क्या करता है, इस घटना के बाद दुनिया में वैश्विक आतंकवाद के उन्मूलन की बात कर देता है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की बात करता है, क्योंकि इस अमेरिका को इस हमले से काफी नुकसान हुआ, और यहां तक कि इसकी एकता और संप्रभुता को भी प्रभावित किया गया। और इस घटना के बाद अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज में चेंजेस लाए और एक ऑपरेशन चलाया आतंकवाद के खिलाफ, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। और इस ऑपरेशन से संबंधित RS 2018 मेंस में प्रश्न भी आया था। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम इस घटना के बाद चलाया, और इसी के तहत जहां भी राजनीतिक अस्थिरता थी, आतंकवाद के पनपने की संभावना थी, अमेरिका ने उस देश में आंतरिक हस्तक्षेप किया। और अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना को भी हम इस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो 9/11 की घटना आतंकवाद से संबंधित थी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हरित ऊर्जा पर महत्वपूर्ण साझेदारी के हिस्से के तौर पर संयुक्त रूप से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का उद्घाटन किया? तो भारत सरकार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, और बहुत सारे हम समझौते कर रहे हैं हरित ऊर्जा में, नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में। तो ये जो समझौता है डेनमार्क के साथ किया गया, ये समझौता डेनमार्क के साथ किया गया, और इस समझौते के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का उद्घाटन भी किया गया है। प्रश्न नंबर 8 समाचारों में आया, अभ्यास झप्पड़ 2021 का उद्देश्य भारत का किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना है, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसे बढ़ाना है। तो अभ्यास झप्पड़ 2021 जो है वो रशिया के साथ होगा, और रशिया के साथ एक और युद्धाभ्यास होता है, इंदिरा युद्धाभ्यास भी होता है। तो अभ्यास झप्पड़ रशिया से भारत का रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक प्रयास है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित आजीविका मॉडल संबंधित है। विकल्प ए कहता है राजस्व के स्रोतों को बढ़ाने के लिए राज्य के वित्त विभाग का एक मॉडल है। विकल्प बी कहता है आदिवासी मछुआरों के उत्थान हेतु मत्स्य विभाग का एक शून्य राजस्व मॉडल है। विकल्प सी पिछड़े वर्गों को रोजगार देने हेतु श्रम विभाग का एक रोजगार मॉडल है। विकल्प डी किसानों की आय को दोगुना करने से संबंधित है। तो आजीविका मॉडल जो है मत्स्य विभाग की एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों की जो रोजगार का एक प्रमुख साधन है मछली पकड़ना, मत्स्य पालन, उसके तहत इनकी आजीविका आय के स्रोत को बढ़ाया जाएगा। और स्पेशली राजस्थान में 3 जलाशयों से संबंधित है ये मॉडल। 3 जलाशयों से उदयपुर की जयसमंद झील और माहीबजा सागर बांसवाड़ा और तीसरा कडाना बांध डूंगरपुर। तो 3 जलाशयों से आजीविका मॉडल का संबंध है।
आदिवासी मछुआरों की आय को बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब प्रारंभ की गई? तो कृषि से संबंधित काफी महत्वपूर्ण नीति है और एग्रीकल्चर में बड़ा किसानों की आय को दोगुना करना एक प्रमुख इसमें लक्ष्य है। तो इस नीति को राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया है और बहुत सारी बहुआयामी एक तरीके से नीति है जिसमें विपणन भी आता है, निर्यात भी आता है और बहुत सारे व्यवसाय की भी बात की जाती है। अब हम बात करते हैं अपने रिवीजन वाली श्रृंखला पर। रिवीजन, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। पहला प्रश्न है आपका, आजीविका मॉडल क्या है? आजीविका मॉडल क्या है? दूसरा है, चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? पैरा ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो आज की क्लास को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।